अभी गोत्री या फिर सेवासी एरिया देखे तो बहुत एक लेवल पर चल रहा है ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर। जैसे अभी भाषा को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही है महाराष्ट्र में, जो आप देख रहे हो, हम सब देख रहे हैं। उससे मुझे सेवासी जो एरिया है महापुरा, उस एरिया में वो जो गांव साइड का एरिया, वहां मुझे थोड़ा यानी रास्ते बहुत खराब दिखे। बहुत बड़ी इनिंग खेलने का टाइम है, तो एक कोई रीजन जो बीजेपी में या फिर आपका खुद का कि मैं इस लेवल पर तो जाने ही वाला। नमस्कार, मैं हूं सुरेश पिठाया। आप देखना शुरू कर चुके हैं U24 न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसे युवा पॉलिटिशियन से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपना नाम पॉलिटिक्स में बहुत ही अलग लेवल पर किया है। छोटी सी उम्र में उन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में बहुत कम गिने चुने लोग वो ख्याति हासिल कर सकते हैं। वार्ड नंबर 9 वडोदरा के काउंसिलर श्रीरंग आयरे जी, थैंक यू सो मच सर, आपने आपका कीमती समय हमें दिया एंड हमारे साथ जुड़े U24 न्यूज के साथ। तो पहला मेरा सवाल है सर कि इतनी कम एज में आपने जो पॉलिटिक्स में पैर रखे हैं, ये प्रेरणा आपको मिली कहां से? आपने जैसे बताया कि सबसे पहले कि सबसे कम उम्र में प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई ऐसा पहले 2021 में जब हमारा मनपा का मतलब महानगर पालिका का जब चुनाव हुआ था, तो तब कोई श्रीरंग आयरे को नहीं जानता था। तब जो पश्चिम विस्तार में हमारा वार्ड 9 था, तो मेरे फादर मदर यानी कि राजेश भाई आयरे और पूर्णिमा बहन आयरे, इन दोनों को ही जानते थे और ये पहले भी महानगर पालिका के काउंसिलर रह चुके थे। और लास्ट 15 सालों से मेरे पिता यहाँ पे जो लोगों की सोशल वर्क मतलब नेटवर्क से जो काम कर रहे थे, लोगों के आने वाले सभी प्रश्नों का वो निराकरण कर रहे थे। तो उनको देखते हुए मुझे भी कहीं ऐसा लगा, और जब कहते हैं ना कि एक मोटिवेशन मिला आपको भी कि नहीं, मुझे भी इस कार्यों में उनकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, राइट? वैसे ही कहते हैं कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग आता है। तो वैसे ही एक टर्निंग ऐसा आया कि कोरोना टाइम आया, और कोरोना के समय में नेचुरली मुझे भी सेवाई करने का अक्सर, हम तो पिता के साथ रह के काम तो करते ही थे, पर ये कोरोना का टाइम ऐसा स्पेशली आया कि लोगों के घर में एक दूसरे के साथ भी लोग नहीं बोलते थे और नहीं जाते थे। तो हम लोग वो टाइम पे मेरे पिता के थ्रू हम लोग जाते थे और सैनिटाइजेशन करते थे, सबको सब्जियां पहुंचाते थे, राशन पहुंचाते थे। तो तब एक रियलाइज हुआ कि कैसे कोई ऐसे परिवार भी रह चुके हैं कि जिन्होंने कोरोना के अंदर इतने पैसे, मतलब उनके पास इतने पैसे थे फिर भी वो किसी की मदद नहीं कर पाए, और कोरोना के अंदर बीमारी के कारण वो उनका मृत्यु हुआ। तो पता चला कि पैसे होने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा, और हमें ऐसा सौभाग्य मिला कि हम सेवा करने के लिए बने हुए हैं, तो सेवा ही करनी है। तो जाके चुनाव का समय नजदीक आया, पिता पार्टी के अंदर मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़े, और तब से सेवा किया कामों के लिए। हरदम हम तो काम करते ही रहते। फिर तब जाके पिता ने भी जब चुनाव का समय नजदीक आया, और मैं खास करके आभार मानूंगा भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड का, कि जिन्हों के थ्रू एक समय ऐसा आया कि पिता को 3 टर्म का जो नियम लागू पड़ा, और उसके वजह से हाँ मतलब तब जाके पिता ने मुझे एक अवसर दिया कि आगे बढ़िए, तो अब आगे का जो पब्लिक की सेवा है वो तुझे करनी है, जो मैंने काम किए वो काम तुझे आगे ले जाना है। तो जो उनके पद पे चलना है, पहला ही मेरा एक लक्ष्य रहा है कि जो उन्होंने काम किए, जो वो डाउन टू अर्थ रह के सबके साथ काम किए, वैसे ही काम करने का मेरा पहला तो एक मुझे सौभाग्य मिला। और मैं प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी मैं खूब शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके माध्यम से मुझे सबसे कम उम्र में मतलब 22 साल की उम्र में, जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था और मुझे चुनाव लड़ने के लिए मुझे पार्टी की तरफ से टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद भी पिता हरदम कहते थे कभी भी पब्लिक को निगलेक्ट नहीं करना है, पब्लिक के साथ रह के पॉजिटिव काम करना है। हमसे होता है या नहीं होता है कि लोगों के साथ रह के काम। मेरा एक सवाल है सर कि 24 इयर्स यानी कि बहुत छोटी उम्र, तो जब आप पहली बार बहुत भारी मतों से आप विन हुए थे, तो मुझे जितना आइडिया है, हाँ, तो जो तो टाइम अभी 4 साल तो हो गया आई थिंक सो, ठीक है, जो तो टाइम आप विन हुए थे, तो वो फीलिंग क्या थी आपकी? क्योंकि बहुत भारी लीड से आप विन हुए थे। जब वो मेहनत थी, वो सब मेरे पिता की 15 सालों की मेहनत, प्लस पार्टी ने जो इतना पहले पार्टी की तरफ से भी जो कामें मिले थे, पार्टी के थ्रू टिकट मिली थी, और पिता की रेपुटेशन, पिता का जो बनाया हुआ जो कार्य था, वर्चस्व था उनका, तो उन्होंने जो समाज के लिए जो अर्पण किया है, तो उस दिन जीतने के बाद जब जीते थे 23 फरवरी को 2021 में, तब पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने इतना प्रेम दिया है। मैं नहीं जानता, हाँ मैं नहीं जानता वो 28,000 लोग कौन थे, पर मैं जहाँ पे भी जाता हूँ
चाहे वोट कम हो या ज्यादा हो, मैंने कभी नहीं देखा। पर लोगों के साथ मिलकर रहना है, लोगों के बीच में रहना है। पिता के थ्रू पिता ने जो बताया कि हमारे कार्यालय में या तो फिर हमारे पास कोई अपेक्षा लेके आता है तो उनको कभी भी निराश नहीं करना है, उनके साथ रहना है। चाहे हमारा पॉजिटिव हो, हमारा काम बने या हमारा काम बिगाड़े, पर उनको साथ लेके काम करना है। तो वैसे एक और सवाल है सर, ये तो आपकी जर्नी जो रही, आप जैसा एंटर हुए थे एज ए काउंसिलर, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, तो एज ए काउंसिलर का वर्क क्या है? यानी काउंसिलर को अगर बेटर बनना है, और रियली पब्लिक सर्वेंट तो है ही हम, तो काउंसिलर क्या क्या वर्क करते हैं कि जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो उनके एरिया में? जैसे कि आप बताओ कि मुझे ये 4 साल ये मेरे पॉलिटिक करियर को हुआ है, और जैसे एक काउंसिलर को जो करने का जो काम है वो नड़ गटर रास्ता, यानी नगर सेवक कहते हैं। नगर सेवक को नड़ गटर रास्ता की जो प्रायोरिटीज लेवल पे जो कार्य है कि जैसे कि नल का मतलब पानी से रिलेटेड कोई इश्यू आता है, ड्रेनेज से लेके कोई इश्यू आता है, गटर से वैसे रास्तों के रिलेटेड है। उसके अलावा भी है कि कोई ऐसा समाज है कि जो कहीं पे अलग निकल रहा है, या फिर कोई ऐसा समाज है कि कोई ऐसे जो एरियाज है तो जिसको डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो एक काउंसिलर के थ्रू उनकी एक रजूआत के थ्रू वो डेवलप एरियाज पूरे होते हैं। तो काउंसिलर का इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि गटर पानी से हो गया, पर कुछ ना कुछ खुद के अलग अलग अंदाज से, किसी को खेलने में जज्बात होता है, किसी को बोलने के लिए, किसी को कुछ ऐसा होता है। पर हमारा क्या है कि सबको साथ में लेके, सबके पास से जो सीखने को मिला वो सीख के हम लोग हमारे काम में ध्यान देते हैं। वैसे ही हम लोग सोशल वर्क में भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि सोशल वर्क के माध्यम से समझिए कि हमारे वहाँ आधार कार्ड का कैंप है, आयुष्मान कार्ड कैंप है। अगर वो कोई सरकारी दफ्तर में जाता है और वहाँ से उनको कभी निराश होने की बारी आए, तो ऐसा हम लोग हमारे विस्तार के अंदर हमारे खुद का कार्यालय या अपनों कार्यालय जो मेरे निवास स्थान के नीचे ही हमने कार्यालय बनाया हुआ है, और कार्यालय के माध्यम से ही हम लोग आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और सब कैंप, सभी यहीं से कैंप हो जाता है। मतलब विस्तार के लोगों को कहीं पे भी ज्यादा धक्के नहीं खाने हैं, विस्तार के लोगों को भी एक ही कॉल पे उनका काम करना है। राइट, वो मैंने देखा हुआ है। दिन हो या रात हो, मेडिकल भी कोई इश्यू हो, ऐसा नहीं है कि गटर पानी का काम करके चलो हो गया, ऐसा नहीं होता है। उनके सुख दुख में साथ में रह के मैंने आपके सॉरी सर, मैंने आपके बहुत सारे ऐसे भी इवेंट्स देखे हैं जो, यानी मुझे नहीं लगता कि किसी और एरिया में हो रहे होंगे या कोई करता होगा। मैंने विकलांगों के आपके गरबे, फिर बहुत सारी चीजें जो आप एक्टिविटीज मूवीज की रखते हैं, फिर कोई ऐसा फंक्शन हो जहाँ लगता हो, कोई फेस्टिवल हो, वो भी आप अच्छी तरीके से पब्लिक के साथ जाके सेलिब्रेट करते हैं। ये एक्चुअली पोस्टर्स वगैरह या फिर बहुत सारी इवेंट्स में यहाँ से जाते हुए भी देखता हूँ। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि नहीं हमें ये एक्टिविटीज भी करनी चाहिए उनकी? ये जो पूरी एक्टिविटीज है, जब मेरे फादर 2001 के अंदर जब वो शिक्षण समिति के सभ्य बने, और तब से लेके उन्होंने ये कार्य पूरे निरंतर चालू रखे हुए हैं। जैसे कि दिव्यांगों के शादी का है, तो दिव्यांगों की शादी का बहुत ऐसे परिवार होते हैं कि दिव्यांगों में जो शादी नहीं कर पाते, उसका खर्चा है वो नहीं निकाल पाते हैं। तो उनको एक आइडिया आया कि चलो हर एक समाज तो खुद ना कहीं पटेल समाज हो या फिर क्षत्रिय समाज हो, या सब समाज तो कर ही रहे, पर उसके अंदर भी एक ऐसा समाज है जो दिव्यांगों का है, तो उनके लिए कौन कर रहा है। तो वो सोच के उन्होंने एक दिव्यांगों का शादी का ये किया। नवरात्रि के 9 दिन हम सब गरबे खेलते हैं, और तब जाके एक समाज, उसके अंदर भी जो सबसे अलग होता है वो दिव्यांगों का होता है कि जब नॉर्मल गरबे हम सब खेलते हो तो उनको कहीं पे स्पेस नहीं मिलती है खेलने के लिए। तो एक दिन उनके लिए भी ऐसा हम लोग रिजर्व रखते हैं कि पूरा दिव्यांग गरबा महोत्सव करके हम लोग गरबा करते हैं। और ये लास्ट 25 सालों से इस बार हम लोग उसका गोल्डन, हमारा जो 25 साल की एनिवर्सरी हम लोग उसका सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो ये सब पूरा जो आइडियाज है पूरे वो मेरे पिता के मार्गदर्शक पे हम लोग मैं काम कर रहा हूँ, और उनके भी जो विजन रहे कि नहीं ये समाज को ये मिलना चाहिए। आने वाले जो त्यौहार है, तो चाहे त्यौहार हम करें या ना करें, हमारे लोग हमारे साथ रहने वाले, हमारे जो युवा वर्ग है जो कहीं सनातन धर्म भूल ना जाए, तो उनके लिए ये गणपति का त्यौहार है, नवरात्रि का त्यौहार है, या तो फिर आप देखो कि अभी जैसे जोरों शोरों से जन्माष्टमी का त्यौहार चलता है, वैसे ही दशमा का त्यौहार अभी आएगा। तो जो भी त्यौहार है, दिवाली है, जो भी है त्यौहार, उत्तरायण है, तो हर एक त्यौहार के अंदर लोगों के साथ रहना है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं पे हमारे जो सनातन धर्म के जो नीति है, हमारे जो त्यौहार है, वो कहीं भूल ना जाए, और सबको साथ में लेना है, परिस्थिति चाहे कोई भी हो। वो तो मुझे भी कहा वही है कि भाजपा के सबका साथ सबका विकास, वही आई थिंक। और एक सवाल और था सर, चलिए हमने आपका इंट्रोडक्शन तो आपने दिया, आपने आपके वर्क के बारे में भी बताया, पर एक सवाल जहां मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली कहा जाए तो आप 24 इयर्स में एंटर तो हुए, अब आपके पास बहुत बड़ी इनिंग खेलने का टाइम है,
तो एक कोई रीजन जो बीजेपी में या फिर आपका खुद का कि मैं इस लेवल पे तो जाने ही वाला हूँ। जैसे मैं आपने जैसे बताया कि बीजेपी से या अदर, तो पहले तो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मेरी मातृस्थान है और ये भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये पॉलिटिकल करियर के अंदर वहां क्या देख रहे हैं आपके आपको? बॉटम मुझे जन्म दिया है। तो मैं पहले तो ऐसा बता दूं कि उसके अलावा मेरे पास मैं दूसरा कोई ऑप्शन नहीं चुनूंगा। और ये ऐसी पार्टी है कि जिसके अंदर सनातन धर्म को लेके, या जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, या सबने जैसे बताया कि छिवाड़, गुजराती में बोलते हैं कि छिवाड़ाना मानवीनी सेवा, मतलब विस्तार के अंदर जो लास्ट टू लास्ट है, तो उनका भी काम करना है, वो चाहे कोई भी हो कैसा भी हो, उनका काम करना है। और विजन हमारा एक ही है कि आने वाले समय में जो हमारा जो विस्तार है उसको टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए। आने वाला जो समय है उसके अंदर जो फैसिलिटीज पहले नहीं मिली थी वो फैसिलिटीज अब मिलनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड हम लोग उस पर काम करने का विजन है मेरा। ठीक, अब मेरे दो सवाल हैं जो अब करते हैं तीखे सवाल। तो दो ऐसे सवाल है, वैसे है 5-6 पर मैं 2 ही पूछना चाहूंगा। जैसे आपके विस्तार की बात कर लेता हूँ। मैंने आपके विस्तार में देखा है कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट और आपने किया भी है, सभी जगह पे आप ध्यान भी दे रहे हैं। सिर्फ मुझे सेवासी जो एरिया है महापुरा, उस एरिया में वो जो गांव साइड का एरिया है वहां मुझे थोड़ा यानी रास्ते बहुत खराब दिखे सिलेक्टेड जगह पे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा सभी जगह पे, यानी कि आपने 80% तो प्रॉपर वर्क किया है, वो एरिया क्यों छूटा? जैसे आपको बताऊं कि कहीं ना ओजी एरिया, मतलब जो नए गांवों का समावेश हुआ, नए गांवों के अंदर सिवासी, सोनारकुई और उंडेरा, ये 3 गांवों को हमें हमारे वार्ड नंबर 9 के अंदर मतलब उसको दिया गया। ये जो गांव थे, जो पहले आपने देखा होगा आज से 5 सालों पहले जीरो डेवलपमेंट, और अभी आप देखो कि हर एक जगह पे पानी की टाकी हो, चाहे उंडेरा हो या सेवासी हो, तो दोनों जगह पे हमने पानी की टाकी दिया है। वैसे ही ड्रेनेज का इश्यू बहुत थे पहले, क्योंकि पहले कोई ऐसी प्रायोरिटीज लेवल पे कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो आज के दिन में वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखने मिलेगा। जैसे उंडेरा के अंदर बात करूँ तो पूरा एसटीपी ड्रेनेज सुएज का हमने पूरा एसटीपी प्लान भी बनाया। वैसे ही सेम प्लान हम लोग सेवासी के अंदर भी, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आपने जैसे बताया कि रोडों पे ऊपर जो खड्डे हैं, तो जब हमारे जो विस्तार के अंदर जो कनेक्टिविटी खड़ी करनी है, तो उसका एक मेन रोल भी रहता है जो ड्रेनेज लाइन और वाटर लाइन का होता है। तो जब तक वो नेटवर्क एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं हो गए, घर से लेके ड्रेनेज पंपिंग तक जो लाइन ड्रेनेज की जाती है वो ज्वाइंट नहीं होगी, तो फिर वो सिस्टम डालने का कोई मतलब नहीं है। तो वो पूरे जो रोड है जो पहले कभी बने नहीं थे, जो पहले कभी ड्रेनेज लाइन नहीं डाली गई थी, ना पहले प्री मानसून के लेके कोई लाइन डाली गई थी, तो आज के दिन में आप देखोगे तो वहां पे आपको ड्रेनेज लाइन भी मिलेगी, पानी की लाइन भी मिलेगी, और वहां पे आपको जाओगे तो स्टॉर्म वाटर लाइन भी आपको मिलेगी, मतलब बरसाती का भी आपको चल रहा है। और क्या है कि जैसे हम लोग ने सोचा था कि मई महीने के अंदर हम ये पूरा कवर कर लेंगे, पर वो वातावरण का थोड़ा बिगड़ना और उसके कारण थोड़ा काम डिले हो गया। फिर भी हम लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि जो आपने बताया कि महापुरा वाला जो रोड है, जो हमारा लास्ट महापुरा, तो वहाँ पे हमने अभी भी ग्राउटिंग करवा के जो भी हो सकता है वहाँ पे खड्डे कम से कम हो, और वहाँ पे भी हमने अभी ड्रेनेज लाइन का कनेक्टिविटी किया है, क्योंकि वो जब तक ड्रेनेज लाइन आगे नहीं जाएगी तो उसके पीछे सोनारकुई गांव आता है। तो सोनारकुई गांव को भी ड्रेनेज नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो उसके रिलेटेड हम लोगों ने ये लाइन का जो चल रहा है इसकी वजह से वहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं। लेकिन हमारा वर्क भी ऐसा है कि खड्डे पड़े, लोगों को तकलीफ ना पड़े, उसके लिए हम लोग रेड मिक्स है या तो फिर हमारे तरफ से रोडाचार हुआ है, तो जो भी होके खड्डे फील हो जाए, लोगों को बहुत तकलीफ ना पड़े, तो प्रायोरिटी लेवल पे जो काम हो सकते हैं हम लोग जल्द से जल्द करवाने का ट्राई करते हैं। काम चल ही रहा है वहाँ पे, आप देखोगे तो। लास्ट आपने शायद केनाल रोड के पास में जो रास्ता था बीच में, जो आई थिंक सो सोमनाथ हेरिटेज से लेके श्रीवंदन से लेके अल्टस 99 से सोमनाथ हेरिटेज और गोपी पार्टी ब्लॉक तक का जो पूरा पहले जो इश्यू रहता था कि बारिश का पानी बहुत भरा रहता था, तो वहाँ पे भी बारिश की लाइन आ गई, वहाँ पे ड्रेनेज लाइन आ गई, वाटर लाइन भी वहाँ पे आ गई। तो अभी क्या है कि उनको खाली कनेक्टिविटी से जुड़ना ही बाकी है, फिर ये मोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये प्रॉब्लम है, तो आफ्टर हम भी, हमारा जो प्लानिंग है कि दिवाली से पहले ये सब काम टोटल फिनिश करके दिवाली के बाद तुरंत नए रोड बनाने हैं, तो ये सब वहाँ पे कवर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल लेते हैं सर, जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे अभी भाषा को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही है महाराष्ट्र में, जो आप देख रहे हो, हम सब देख रहे हैं, वो रील्स हो, न्यूज हो, सभी जगह पे वो बातें हो रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहें? मैं तो पहले एक ही बोलूंगा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उसके अंदर एक प्रतिज्ञा आती थी, भारत मारो देश से, बदा भारतीय हमारा भाई बहन। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट को लेकर कभी किसी के साथ विवाद नहीं हुआ, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, हिंदी हो। और आप देखो कि मेरा वार्ड 9 है, तो हम लोग पहले से हम बाई बॉटम
वडोदरा शहर में हमारा बॉर्न हुआ, चाहे मैं हूँ, मेरे फादर हो, मेरे ग्रैंडफादर हो, तो सब हम लोग पहले से यहाँ से बाय बॉर्न बड़ौदा से बिलोंग करते हैं। और जब भाषा का सब्जेक्ट आता है तो जो चलाने वालों ने चलाया होगा, पर अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर हो या महाराष्ट्र के अंदर हो, तो कोई भी कभी भी कोई आउट ऑफ कंट्री जाओगे तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं गुजरात से हूँ या मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप ऐसा ही बोलोगे कि मैं इंडिया से हूँ, मैं भारत से हूँ, आप ऐसा बताओगे वहां पे जाके। तो यहाँ पे भारतीय होना हमारे लिए गर्व है। लैंग्वेज बिलोंग नहीं करती है, ऐसा है मुझे गुजराती भी आती है, मुझे मराठी भी आती है, मुझे हिंदी भी आती है, तो ये सब लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, मुझे आती है। लैंग्वेज से रिलेटेड कभी भी किसी के मन के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मेरा ये भी कहना है कि गुजरात में तो ये होगा भी नहीं कभी भी, बट जहाँ हो रहा है वहां पे गुजराती भी है। और मैं खाली गुजराती को नहीं करूंगा, वो आपने जो प्रतिज्ञा के बारे में बताया था, सभी भारतीय हमारे भाई बहन है, तो वही बात पे मैं भी जा रहा हूँ। तो जो यानी कि वैसे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि जो बड़े बिजनेसमैन नहीं है, हाँ 2 बिजनेसमैन थे जिन्हें टारगेट किया गया था, उसके सिवाय बड़े बिजनेसमैन नहीं है, वो लोकल लोग हैं जो ठेला चला रहे हैं, पानी पूरी का कुछ कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल छोटे से काम कर रहे हैं। कोई बड़े लोगों तक अभी तक ये बात नहीं गई है। तो इसका आप पॉलिटिक्स में क्या अर्थ निकालते हैं? क्योंकि कोई ऐसा कोई बड़े उद्योगपति नहीं है, ना फिर बॉलीवुड से कोई है, ना या फिर कोई ऐसे बिजनेसमैन के जो एक लेवल पर है, ये सिर्फ वो छोटे लोगों के साथ ही हो रहा है। तो इसका तर्क क्या निकालते हैं आप पॉलिटिक्स में? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम्पल देता हूँ, पॉलिटिक्स के 2 प्रकार होते हैं, एक बैड पॉलिटिक्स और एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स, मतलब गुड पॉलिटिक्स। गुड पॉलिटिक्स वाला जो है, जो वो सोचेगा कि वो कोई भी लैंग्वेज से हो, चाहे वो गुजरात में रह के महाराष्ट्र में काम करता हो या महाराष्ट्र में रह के गुजरात में काम करता हो, तो उसको कभी भी लैंग्वेज रिलेटेड या कोई पीपल रिलेटेड उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जो खुद की राजनीति कर रहा है, जिसको खुद का वर्चस्व बनाना है, खुद को समाज के अंदर कहीं मिट ना जाए, उसका ये चिंता रहती है, तो वो ये सब्जेक्ट लाएगा। और बोलते हैं कि जब नेगेटिव करने कोई निकला हो तो कोई भी लेवल पे जाके उसका नेगेटिव वो लाएगा और वो बोलेगा। तो अभी उनके मेंटालिटी पे डिपेंड है कि वो क्या बोलते हैं, किसके साथ रहते हैं। वो मेन पॉजिटिव, हम तो पॉजिटिव तरफ जाएंगे क्योंकि हमारा हमेशा पॉजिटिव से हम जिएंगे, तब तक पॉजिटिव काम करने के लिए हम बने हुए हैं। तो पॉजिटिव की तरफ हम जाएंगे। तो आप पॉजिटिव वे से देखो कि गुजरात के लिए कोई भी हो, चाहे गुजराती हो, महाराष्ट्रियन हो, पंजाबी हो, केरलियन हो या कोई भी हो, तो सब एक साथ मिलके काम किया है और कभी भी देश वैसे ही बना है, डेवलपमेंट भी वैसे ही। आप ऐसे देखो कि विश्व गुरु बनने के लिए सब इकट्ठे होंगे तभी ये होगा, ना कोई जाति ज्ञाति के। लेकिन कहीं ऐसे, मैंने बताया ना कि कहीं ऐसे लोग हैं कि जो खुद का वजूद ना मिट जाए, उसके लिए ये लोग ये बैड पॉलिटिक्स जो चला रहे हैं, तो उसका एक ये भाग रहा है कि उसका फायदा महाराष्ट्र में उनको होगा या नहीं होगा, क्या लगता है, हाँ या ना? अभी महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स तो ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि पब्लिक भी वहाँ पे बहुत एजुकेटेड है, बहुत समझ वाली है, इसीलिए तो अभी आप पोजीशन देख रहे हो। जो खुद का चला रहे थे तो उनको घर बैठने की बारी आई, और जो समाज को लेके निकले थे, कि जिन्होंने पहले से समाज के बीच में जाके, पैर में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी और तब से जाके लोगों के बीच में काम किया। मैं खुद भी ये महाराष्ट्र के चुनाव हुआ था तब मैं 5 पखाड़ी विधानसभा में हमारे सांसद है हेमांग भाई, उनके साथ में गया था। 5 दिन में पूरे ये उनका जो मत क्षेत्र था विधानसभा का 5 पखाड़ी पुणे के थाने के अंदर, तो हम लोग वहां पे रहे थे और हमने देखा कि लोगों को ग्राउंड लेवल पे क्या काम बन रहा है, क्या काम हो रहा है। तो वो काम करने के लिए लोग देख रहे हैं कि काम क्या करना है। पर ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आया और किसी के नाम पे मत ले जाना, तो उसके लिए महत्व नहीं है वो। राइट। तो ये बात वहां पे बनती है कि इन शॉर्ट जो हो रहा है वो गलत ही है। हाँ, तो ये होना भी नहीं चाहिए ना, कोई भी स्टेट में नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टेट में नहीं होना चाहिए। हम सब इंडियन है, हम सब भारतीय है और एक साथ मिलकर सबको काम करना है। नाती जाति ज्ञाति को कभी भी बीच में नहीं लानी चाहिए। मैं मानवता के नाते एक सवाल और करूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो इस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शॉर्ट सिंपल? अभी जो इस तरफ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मैं ऐसा ही बताना चाहूंगा कि प्रभु उनको शक्ति दे, या फिर प्रभु उनके जो वेव के अंदर जो, हाँ मतलब वही मैं उनको बताना चाहूंगा। और कभी भी किसी के भी पर्सनल पे जाके कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स होती है समाज के कल्याण के लिए, पॉलिटिक्स होती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, या फिर पॉलिटिक्स होती है तो ग्राउंड लेवल से जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, तो उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उनके लिए पॉलिटिक्स होती है। ना कि पॉलिटिक्स किसी के कुछ गुजराती बोल जाने से या किसी के मराठी बोल जाने से। पॉलिटिक्स होती है लोगों के कामों से। अब दूसरा सवाल सर, ये तीखे सवाल का एक लास्ट सवाल है। अभी गोत्री या फिर सेवासी एरिया देखे तो बहुत एक लेवल पर चल रहा है ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर।
यानी वो तो कहीं से भी आता है, कहीं भी होगा, बट ज्यादातर केसेस यहाँ पे हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे गृह मंत्री है हर्ष भाई संघवी, और उन्होंने ये ड्रिंक एंड ड्राइव पे खूब स्ट्रिक्ट फॉलो भी वो खुद भी कर रहे हैं। और हमारी जो वडोदरा पुलिस है तो उसके अंदर भी खूब स्ट्रिक्ट है। जहाँ जहाँ भी ऐसे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस होते हैं तो रात को नाकाबंदी भी होती है, चेकिंग भी होता है। और जहाँ पे भी आप देखो कि पहले के टाइम में जो पूरा ड्रिंक जो पूरा एरिया था, तो जहाँ पे दारू पीते थे, वो सब अभी बंद, टोटली बंद हो चुके हैं। जैसे हमारे विस्तार के अंदर भी आप देखोगे टोटली जो स्पॉट ऐसे दिखते थे, जो ब्लैंक स्पॉट थे, तो उनको भी कवर करने के बाद अभी वहाँ पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे प्लांटेशन होते हुए दिखेंगे, या तो फिर आपको वहाँ पे पूरा पट्टा क्लीन होता हुआ दिखेगा ना, या तो फिर कोई ना कोई डेवलपमेंट वहाँ पे होगा। तो ये ड्रिंक एंड ड्राइव का जो केस है तो उसके ऊपर हमारे गृह मंत्री हमारे जो हर्ष भाई संघवी है तो उसके ऊपर खूब स्ट्रिक्टली कार्यवाही कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भी उसके अंदर खूब स्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी इसको रिलेटेड लेके जो भी ऐसे होते हैं तो आप देखो तुरंत उन पर कार्यवाही होती है, उनको डिटेन कर दिया जाता है। तो ये सब कार्यवाही है, तो ये होने वाले उन पे ऊपर जो कड़क पगले हैं तो वो कर रहे हैं उसके ऊपर। अब ये सवाल तीखा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने इंटरव्यू में वो जिस तरीके से आपने इंटरव्यू दिया, यानी कि एक एक सवालों के जवाब सटीक तरीके से दिए सर, सीरियसली मैं तो फैन हो गया हूं आपका। सेकंड, अब युवाओं के लिए क्या कहना चाहता है? जो युवा अभी यानी कि कोई करियर में या फिर स्टडी में या फिर पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं आपको बताऊं कि हर एक युवाओं का खुद का एक सपना रहता है कि खुद को परिवार को लेके साथ में चलना है, साथ में खुद का एक करियर बनाना है। वो चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, तो कोई भी क्षेत्र के अंदर आप जाते हो तो आपका 100% आपको ट्राई करना है। आप ऐसा समझ लोगे कि कहीं कहीं ऐसे टर्निंग पॉइंट भी आते हैं तो आप वहाँ पे रुक नहीं जाना है, आपको ट्राई करते रहना है। कहीं ना कहीं आप ट्राई करोगे तो उसको आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलनी है, और वो सक्सेस आपको मिलेगी। कभी श्रीरंग आयरे ने भी नहीं सोचा था कि पॉलिटिक्स के अंदर जाऊंगा, और ये सोशल वर्क करने का मौका मिला था। हम भी निकले थे पिता के साथ लोगों की सेवा करने के लिए, कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि हमें ऐसा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हम चुनाव भी लड़े, चुनाव के बाद आज 4 साल हुए, और 4 साल से लोगों के बीच में रह के कार्य भी कर रहे हैं। तो युवाओं को बताना चाहूंगा कि जिंदगी की कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो हारना नहीं है। अपने जो नक्की किया है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या तो फिर पॉलिटिशियन बनना है, तो आपका 100% ट्राई आपको करना पड़ेगा। अब आपके एरिया के युवा अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आपकी तरह जिस तरीके से आपने इतनी प्रेरणादायक जो चीजें बताई, वो चाहते हैं कि हाँ हमें भी पॉलिटिक्स में आना है, श्रीरंग सर के साथ जुड़ना है, तो कोई मैसेज कैसे जुड़ सकते हो? मैं हर एक युवाओं को बताना चाहता हूँ कि हर एक युवा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा खुद का साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया हुआ है। ये ट्रस्ट के अंदर हमारे पास अभी 350-400 से ज्यादा भी लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि जो हर एक कार्यक्रम के अंदर आप देखोगे कि ये जो कार्यक्रम होते हैं कोई श्रीरंग आयरे नहीं करते हैं। जो श्रीरंग आयरे के पीछे जो पूरी युवाओं की टीम है, वो पूरी युवाओं की टीम हमारे साथ काम करती है। और ये जो युवान है और उसके पास से कभी भी हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, सिवाय उनको समाज के लिए कुछ करना है, समाज के बीच में रहना है। आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप कहीं पे भी हो तो मुझे आपका भाई समझ के, मुझे आपका छोटा भाई समझ के, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर भी सबके पास होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीजें मेंशन करने वाला हूँ, तो वहां से भी आप नंबर ले सकते हैं। उनका ऑफिस का एड्रेस भी है। अगर आप चाहते हैं श्रीरंग सर के साथ जुड़ना और एक प्रेरणादायक युवा नेता बनना, तो मैं आपको श्योरली कहूंगा कि 24 ईयर्स में ये लेवल पर है तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और आपको अभी तो बहुत खेलना है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बेहतरीन इंटरव्यू दिया और पूरी बेबाकी से, यानी कि ये मुझे नहीं लगता कि युवा और 4 इयर्स कंप्लीट करना, इतना नॉलेज रखना, ये मेरी साइड से बता रहा हूँ, रियली सैल्यूट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? लास्ट में युवाओं को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके घर के अंदर भी भगवान है। आप घर के अंदर अगर आप किसी को भगवान मानते हो तो आपके घर के अंदर रहने वाले, आज मैं श्रीरंग आयरे बना हूं तो उसके पीछे मेरे 2 भगवान ऐसे हैं, जो मेरे पिता है, मेरे माता है। अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो मैं ना पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो पाता, ना मैं मेरा कोई भी करियर में शुरू कर पाता। अगर उन्होंने मेरे पे आशीर्वाद रखे हैं तब जाके मैं रहा हूँ। घर के अंदर रहने वाले माता पिता को पूजेंगे तो ही आने वाला भविष्य बन सकता है, आपको आशीर्वाद मिल सकते हैं। आप कितने भी बार मंदिर चले जाओ, कितने भी बार उपवास से कर लो, पर घर के माता पिता जब खुश नहीं होंगे तो वो आपके लिए कभी पॉजिटिव नहीं होगा। और आपके करियर के लिए भी कहीं ना कहीं उनका भी रोल मॉडल बनना, उनका
साथ होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर श्रीरंग सर का और ये इंटरव्यू जो U24 न्यूज ने लिया है आपको अच्छा लगा है तो श्योर इसको शेयर करिएगा युवाओं को, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई सजेशन देना श्रीरंग सर को या हमारी चैनल को तो जरूर से एक कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।